दोस्तों नमस्कार। हमारे जन न्याय की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यात्मा को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 2000 में देवभूमि के लोगों की मांग पर उत्तरांचल राज्य का गठन किया। हमने अपने पिछले 40वें एपिसोड में आपको जो उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद राज्य की पहली अंतरिम सरकार जो बनी, जिसमें 22 वो लोग थे विधायक जो 1996 में विधानसभा में चुन करके गए थे, और उसके अलावा 8 जो लोग थे एमएलसी विधान परिषद के सदस्य, उनको भी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में प्राविधान करते हुए विधायक बना करके उत्तराखंड की जो उत्तरांचल राज्य की जो अंतरिम विधानसभा बनी उसका सदस्य बना करके यहाँ पर भेजा गया। तो इस तरह से 3 लोगों की अंतिम विधानसभा वाली सरकार ने स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी के नेतृत्व में अपना काम शुरू किया। लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में जो उत्तराखंड की 22 सीटें थी उनको 70 करने का प्राविधान था। राज्यसभा की 3 सीटें रखी गई और लोकसभा की जो 5 सीटें थी उनको भी यथावत रखा गया। उनकी संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के परिसीमन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र थे 22 से बढ़कर 70 हुए, तो उसके लिए विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमन की आवश्यकता थी। तो उस पर काम भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू किया। उसके लिए बाकायदा एक अंतरिम परिसीमन आयोग का गठन करने के बाद उत्तरांचल राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या का परिसीमन किया। परिसीमन आयोग गठित करने के बाद उनके साथ उनको सलाह देने के लिए यहाँ की भौगोलिक और जो जातिगत समीकरण की जानकारी देने के लिए जो राज्य के तत्कालीन 5 सांसद जो निर्वाचित सांसद थे वो और अंतरिम विधानसभा के कुछ विधायकों को उसमें सदस्य नामित किया गया। परिसीमन आयोग ने जो पहला काम किया, जिलेवार राज्य की जो जनसंख्या थी 2001 की नहीं, 1971 की जनसंख्या। और 1971 की जनसंख्या इसलिए क्योंकि उस समय जब हमारा 2001 में नया राज्य बनने पर विधानसभाओं का परिसीमन हो रहा था, तो देश के लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 1971 की जनसंख्या आधारित था। इसलिए हमारे नए राज्य बनने के बाद हमारा जो विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन था उसका जनसंख्या का आधार भी 1971 की जनगणना या जनसंख्या थी। तो 1971 की जो कुल जनसंख्या जिलेवार थी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, उसका टोटल निकाल करके उसमें 70 का भाग दे दिया 70 विधानसभा क्षेत्रों की औसत जनसंख्या निकालने के लिए। तो भागफल जो आया वो एक विधानसभा क्षेत्र की औसत जनसंख्या थी। तो उसके बाद क्योंकि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए जो पर्वतीय क्षेत्र के 9 जिले थे, उन 9 जिलों वो कौन से, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, इनके लिए जिलेवार विधानसभा की सीटों की संख्या को आवंटित करने, और जो मैदानी जिले थे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इनके लिए विधानसभा सीटों की संख्या आवंटित करने के लिए जो परिसीमन आयोग था उन्होंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो था कि एक विधानसभा की औसत जनसंख्या जो कुल राज्य की जनसंख्या में 70 का भाग देने पर आई, भागफल आया, उस भागफल में 10% माइनस करके घटा करके जो औसत जनसंख्या आई, उस जनसंख्या का भाग पर्वतीय क्षेत्र के जिलों की जनसंख्या में जिलेवार दिया गया। पहले उत्तरकाशी में दिया तो उसके आधार पर उत्तरकाशी को मिली 3 सीट, फिर दूसरे नंबर पर टिहरी में दिया, टिहरी को मिली 6 सीट, फिर रुद्रप्रयाग को दिया, उनको मिली 2 सीट, फिर चमोली को दिया, उनको मिली 4 सीट, पौड़ी में भाग दिया तो उनको मिली 8 सीट, अल्मोड़ा में भाग दिया तो उनको मिली 7 सीट, बागेश्वर में भाग दिया उनको मिली 3 सीट, चंपावत को भाग दिया उसमें निकली 2 सीट, और पिथौरागढ़ में भाग दिया तो वहां निकली 5 सीट। ये तो पर्वतीय क्षेत्र का हुआ। और उसके बाद जो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर 4 जिले थे, इनके सीटों की संख्या के निर्धारण के लिए जो औसत जनसंख्या थी उसमें 10% जनसंख्या जोड़ करके जो उसका जोड़ आया उसका भाग इन जिलों की जनसंख्या में अलग अलग दे करके देहरादून जिलों को मिली 9 सीट, हरिद्वार को मिली 9 सीट, उधम सिंह नगर को मिली 7 सीट और नैनीताल को मिली 5 सीट। तो इस तरह से राज्य के 13 जिलों में
जो 70 विधानसभा क्षेत्र थे वो जिलेवार सीटों की संख्या का आवंटन करके उस काम को पूरा किया गया। उसके बाद जो दूसरा काम किया गया वो दूसरा काम था कि सीटों का आरक्षण। तो सीटों के आरक्षण में कायदे से तो जो मैं पुनर्गठन विधेयक पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या सबसे अधिक होगी वो शेड्यूल ट्राइब सीट आरक्षित होगी, और जिस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक होगी वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होगी। लेकिन जब परिसीमन आयोग ने इस पर काम किया तो मुझे जो याद आ रहा, हरिद्वार जिले की 6 से अधिक सीटें अनुसूचित जाति में आरक्षित हो रही थी। शेड्यूल ट्राइब सीट में इस तरह का कोई वो नहीं था। चकरौता सीट आरक्षित हुई और उसके अलावा नानक पत्ता इस समय आरक्षित है, उस समय कुछ और नाम से सीट थी, मैं देख करके आपको बताऊंगा। तो ये 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हुई और 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। और जब परिसीमन आयोग ने उस फॉर्मूले पर काम किया तो कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग में जाकर के कहा कि प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए जो 2 विधानसभा क्षेत्र वाले जिले हैं उनमें अगर स्वतः ही कोई सीट रिजर्व होती तो ठीक, नहीं तो 2 से अधिक वाले जो जिले हैं प्रत्येक क्षेत्र के उनमें भी एक सीट कम से कम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कराई जाए। तो उस आधार पर टिहरी जिले की धनोल्टी रिजर्व हुई, ऐसे ही कुछ पौड़ी में श्रीनगर सीट रिजर्व हुई, थराली में उसमें चमोली में पिंडर सीट रिजर्व हुई। तो इस फॉर्मूले पर परिवर्तन करते हुए इस तरह से अनुसूचित जाति की सीटों का रिजर्वेशन किया गया। और इस रिजर्वेशन का काम पूरा करने के बाद ये सीटों का कि कौन किस जिले को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन कौन सीट आरक्षित होगी उसको देख करके उस पर काम पूरा करने के बाद विधानसभा में कौन कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा में रहेगा इस पर काम शुरू हुआ। तो आज की बातचीत में हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पर पूरी करते हैं और कल विधानसभा क्षेत्रों का विधानसभा सीटवार परिसीमन की मोटी मोटी जानकारी देने के साथ मैं आपको पहले जो परिसीमन हुआ 1971 की जनसंख्या पर, तो किस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन विधानसभा क्षेत्र का कौन कौन हिस्सा आया इसकी जानकारी दूंगा और तब इस बात को हम पूरा करेंगे। और उसके बाद फिर जो 2002 का पहला चुनाव हुआ राज्य बनने के बाद उसकी जो 70 विधानसभा में कौन कौन लोग चुनाव में भागीदार हुए, किन किन लोगों ने क्या स्थिति रही किसकी चुनाव में, तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज की बातचीत में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।